heat energy association with chemicals. अच्छा, इसमें हमारे पास दो तीन एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। पहला एस्पेक्ट है मेरे पास फाइंडिंग, ओके, मैं इस तरह से नहीं स्टार्ट करता, एक एक्सपेरिमेंट प्लॉट करता हूँ। जिस तरह हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिस्कस किया था, बिल्कुल उसी तरह से हीट एनर्जी की क्या एसोसिएशंस हैं वो भी हमें इसी चैप्टर के अंदर डिस्कस करना है। नाउ मैंने दो बीकर्स लिए हैं, दोनों में 100 cm क्यूब ऑफ वाटर मौजूद है और दोनों बीकर में एक एक थर्मोमीटर मैंने प्लेस कर लिया। थर्मोमीटर इस वक्त रूम टेम्परेचर बता रहा है विच इज अबाउट 20 डिग्री सेल्सियस। दोनों बीकर में इस पानी के साथ अब मैं एक केमिकल ऐड कर रहा हूँ। इन दिस बीकर आई एम एडिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन दिस बीकर आई एम एडिंग अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, जब तक मैंने इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड नहीं किया था द टेम्परेचर वाज कांस्टेंट। दिस इज थर्मोमीटर फाखर, दिस इज थर्मोमीटर। थर्मोमीटर यूज किया तुमने कभी जिंदगी में बुखार वगैरह चेक करने के लिए? दैट इज दैट डिवाइस। नाउ अब मुझे इस बात को जज करना है कि बाय एडिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड इन दिस वाटर व्हाट विल हैपन। मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड इस मोमेंट पर, जहां एरो शो कर रहा है, इस मोमेंट पर मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया एंड आई फाइंड दैट द टेम्परेचर ऑफ द बीकर स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। इस रीजन में मैंने अभी सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड नहीं किया, इस ब्लू रीजन में। दिस इज द वेरी मोमेंट इन विच आई हैव एडेड सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऐड करते ही आई फाइंड देयर इज अ स्टीप राइज इन टेम्परेचर। बहुत अचानक से एक राइज इन टेम्परेचर नोटिस होता है और उसके बाद फिर ये वापस नीचे की तरफ आ रहा है। अच्छा, राइज होने की रीजन तो मेरे समझ में आ रही है कि आई हैव एडेड सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे ही वाटर में पहुंचा it dissociates into its ions, dissociates into its ions and released energy। अभी एनर्जी मुझे किस फॉर्म में पता चली? टेम्परेचर क्या है। By the start of the experiment temperature was 20 डिग्री सेल्सियस और जब सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया टेम्परेचर रीच टू 45 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब heat is released which is expressed by the rise in temperature। देखो, टेम्परेचर एक अलग चीज है, हीट एक अलग चीज है। हीट वो एनर्जी है जो टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकती है। टेम्परेचर सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है जो अमाउंट ऑफ हीट को एक्सप्लेन कर रहा है कि कितना राइज हुआ है। अच्छा, तो इसका मतलब मैं अज्यूम ये कर सकता हूं ये जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड खुद के अंदर कुछ हीट कंटेन्ड थी जो इसने रिलीज की जैसे ही इसने
बेहतर सर्कमस्टांस यानी वाटर मीडियम हासिल किया, इसने पानी में जाते ही वो हीट रिलीज कर दी। जब तक पानी में नहीं था इट वॉज लाइक अ नॉर्मल क्रिस्टल, ये नमक की तरह एक आम सा क्रिस्टल था। लेकिन जैसे ही पानी में गया इसने हीट को रिलीज किया, और रिलीज करने से मैं इस प्रोसेस को ड्यू टू रिलीज ऑफ हीट I can call this process exothermic process, as it is releasing heat and which can be observed by the rise in temperature. ठीक है। अच्छा सर, इस ड्यूरेशन में तो मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक टेम्परेचर राइज होता हुआ दिख रहा है, लेकिन इफ आई कीनली ऑब्जर्व दिस पार्ट, तो इसमें क्या हो रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड ने अंदर जाते ही अपने आप को आयंस में कन्वर्ट किया और हीट रिलीज की वाटर के अंदर, और वाटर का टेम्परेचर बढ़ गया। लेकिन जब तक ये डिसॉल्व होता रहा हीट रिलीज होती रही, टेम्परेचर इंक्रीज होता रहा, और जब ये पूरी तरह डिसॉल्व हो गया अब ये हीट बाहर सराउंडिंग में रेडिएट कर रहा है, जिससे टेम्परेचर वापस ओरिजिन की तरफ आ रहा है। टेम्परेचर इज कमिंग बैक टू इट्स ओरिजिन, राइट। यानी इसमें कोई देयर इज नो प्रोसेस हैपनिंग। यहाँ कोई प्रोसेस नहीं हो रहा, बट ये बीकर से बाहर सराउंडिंग तक जा रहा है, क्योंकि जब तक जाता रहेगा, जब तक टेम्परेचर दोबारा नॉर्मल नहीं हो जाता या 20 पे वापस नहीं आता। दूसरे एक्सपेरिमेंट में देखते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में मैं बीकर में इस मोमेंट पर अमोनियम क्लोराइड ऐड कर रहा हूँ। क्या ऐड कर रहा हूँ? अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, and I find and I notice that there is a steep fall in temperature and later return back to, यहाँ पे क्या है? टाइम। यहाँ क्या है? टेम्परेचर। It was 20 degree by the start, and once this ammonium chloride is added, this reached to 2 degrees Celsius. तो मैं कह सकता हूँ this is the time when ammonium chloride was dissolving. अमोनियम क्लोराइड पानी में डिसॉल्व हुआ तो वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो हीट एनर्जी थी उसने इसको एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करने से वाटर का अपना टेम्परेचर फॉल कर गया। यहाँ क्या हो रहा था? हीट रिलीज हो रही थी, जिससे वाटर का टेम्परेचर बढ़ रहा है। दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है? हीट एब्जॉर्ब हो रही। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ड्यू टू absorption of heat, I can call this process endothermic process. सर आप प्रोसेस क्यों कह रहे हैं? क्या ये रिएक्शन नहीं है? एब्जॉर्प्शन कैसे? शहरयार साहब, जब टेम्परेचर बढ़ रहा था प्रीवियस एक्सपेरिमेंट में हीट रिलीज हो रही थी, तभी तो वाटर का जो एग्जिस्टिंग टेम्परेचर था वो राइज होता हुआ नजर आया। दूसरी तरफ अगर वाटर का टेम्परेचर फॉल हो रहा है तो इसका मतलब देयर मस्ट बी समथिंग व्हिच इज एब्सॉर्बिंग दैट हीट, और वो कौन है? अमोनियम क्लोराइड अपने डिसोसिएशन के दौरान वाटर की हीट एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहा है, जिससे वाटर का टेम्परेचर फॉल हो रहा है। अच्छा, ठीक है भाई शहरयार साहब। इस रीजन में तो टेम्परेचर फॉल हुआ, तो सर इसमें क्या हुआ? यहाँ से अगर मैं देखूँ यहाँ तक
It is absorbing heat from the environment. अब इसकी मिसाल बिल्कुल इसी तरह से ले लीजिए। आप अपने घर में पानी के ग्लास के अंदर ठंडा पानी भर लीजिए, चिल्ड वाटर। और उसको उठा के आपने रख दिया अपनी किसी टेबल के ऊपर फॉर फ्यू आवर्स। If it is left at room temperature, कितना फ्रिज से निकाला था तो कितना टेम्परेचर हो रहा था 4 डिग्री। थोड़ी देर रखा रहने दिया, ये बाहर से सारी हीट को एब्जॉर्ब करके अपने टेम्परेचर को दोबारा से कहाँ ले आएगा, रूम टेम्परेचर तक ले आएगा। और इसी तरह अगर आप एक ग्लास में गरम गरम पानी रखें, लेट सपोज इसका टेम्परेचर कितना है 70 डिग्री, 1 घंटे के बाद इसका टेम्परेचर बाहर रेडिएट हो जाएगा एंड इट कम्स बैक टू रूम टेम्परेचर which could be 20 or 30 or 25। तो पहले प्रोसेस को तुम क्या नाम दे सकते हो, एंडोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि ये हीट बाहर से एब्जॉर्ब कर रहा है। दूसरे प्रोसेस को क्या नाम दे सकते हो, एक्सोथर्मिक, क्योंकि हीट बाहर जा रही है। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा था, वाटर का टेम्परेचर 20 था, सोडियम हाइड्रोक्साइड के एडिशन ने टेम्परेचर को 45 तक पहुंचा दिया। मैंने इसको क्या कहा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होता हुआ महसूस हो। अब यहाँ देखो, ये 4 डिग्री था, 4 से कहाँ आ गया 20 डिग्री। मैंने क्या कहा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, हीट इज रिलीज्ड, सॉरी इसमें एंडोथर्मिक प्रोसेस, हीट इज एब्जॉर्ब। इस वाले को कंपेयर करो इस वाले से, इसका टेम्परेचर कितना था 70, 70 से वापस किस पे आ गया 25 पे, तो हीट इज रिलीज्ड, बाहर चली गई कि कहाँ चली गई, एनवायरनमेंट में चली गई। तो मैं इस प्रोसेस को क्या नाम दूंगा, एक्सोथर्मिक। ये भी एक्सो, ये भी एक्सो, ये एंडो, ये भी एंडो। तो ये दो प्रोसेसेस, ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट मुझे एंडो और एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस की डेफिनेशन समझाता है। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं, endothermic process, I'm not calling this as reaction, I'm just calling it process, a process in which heat energy is absorbed। अब अगर तुमसे कोई पूछे कुकिंग ऑफ फूड क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस, इट नीड्स heat heat to absorb to cook your food। ओके, एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या है, a process in which heat energy is released। ठीक है बेटा, इसका ऑपोजिट है जी, थैंक यू। यानी बर्निंग ऑफ मैच, बर्निंग ऑफ मैच, माचिस का जलना is an example of exothermic। Cooking of food is an example of endothermic process। ये प्रोसेस की बात है।
जबकि अब फर्ज कीजिए अगर आपसे कहा जाता है कि पहले एक्सपेरिमेंट में जिसमें आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया था, लेट्स सपोज आपने कितना सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया, 5 ग्राम्स। जी बेटा, ऑब्वियसली जिसमें हीट रिलीज होगी उसमें बारबेक्यू करते वक्त कोल बर्न होता है तो हीट रिलीज होती है, जबकि जिस मीट को आप पका रहे होते हैं वो एंडोथर्मिक प्रोसेस कर रहा होता है, वो हीट एब्जॉर्ब करके कुकिंग में जा रहा है, और जिसके थ्रू पका रहे हैं कोल वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस करके हीट को रिलीज कर रहा है। इज दैट मेकिंग सेंस? नाउ व्हाट आई हैव एडेड 5 grams of सोडियम हाइड्रोक्साइड, वाटर कितना है 100 cm3, राइज इन टेम्परेचर कितना हुआ 20 डिग्री से 45 डिग्री सेल्सियस, यानी चेंज इन टेम्परेचर कितना आ रहा है मेरे पास, राइज टोटल राइज कितना आ रहा है, राइज इन टेम्परेचर is 25 degrees. तो if I want to calculate heat release, अभी इसमें तो मुझे सिर्फ टेम्परेचर पता चला है ना, 25 डिग्री राइज। अगर मुझे हीट रिलीज को चेक करना है कि कितनी हीट रिलीज हो रही है, तो मैं इसे कैलकुलेट कर सकता हूँ बाय फॉर्मूला Q इज इक्वल टू mc डेल्टा T। दिस फॉर्मूला हेल्प्स in calculating amount of heat energy। किस काम में हेल्प कर रहा है, एक मिनट रुके। हेलो, ओके जी। तो ये वो फॉर्मूला है, सॉरी कॉल आई थी सेंटर से, वो पूछे थे आप लोगों की अटेंडेंस के बारे में। नाउ this is the formula with which you can calculate the amount of heat release from what temperature is arose during this experiment। अच्छा, तो इसमें m क्या है, q क्या है, एनर्जी इन जूल, जूल तो समझते हैं आप, फिजिक्स में पढ़ रहे होंगे। m मास ऑफ सोल्यूशन। अब देखो बहुत कान खोल के आंखें खोल के, ये सोल्यूशन का मास है, सॉलिड का मास नहीं है, यानी इसका मास। c is a unit of specific heat capacity of water, and delta T is
चेंज इन टेम्परेचर। तो मैं बस चेंज कैसे निकाल सकता हूँ, T2 माइनस T1 मतलब 45 माइनस और इनिशियल टेम्परेचर 20। तो सर ये C क्या चीज है? C वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है विच इज अ कांस्टेंट जो कि तुम्हें सिर्फ अप्लाई करनी है 4.18 फॉर्मूला के अंदर, ये वो तुम्हें बताएगा। अच्छा, M डेल्टा T हमारे क्लियर हो गया, C हमें क्लियर हो गया, दिस इज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विच इज अ कांस्टेंट। कांस्टेंट की वैल्यू सिर्फ याद रखनी होती है, बल्कि इसका कांस्टेंट एग्जामिनर पेपर में बता देता है। एंड मास ऑफ सॉल्यूशन, जब सबसे टिपिकल चीज ये होगी तुम्हारे लिए अभी, सर हमें सॉल्यूशन का तो वॉल्यूम दिया हुआ है, क्योंकि मास का यूनिट होता है ग्राम या किलोग्राम। मुझे क्या दिया, सीएम क्यूब। सीएम क्यूब क्या है? वॉल्यूम का यूनिट है। तो याद रखो, इन केस ऑफ aqueous solution at or above 4 डिग्रीज पर या 4 से ज्यादा टेम्परेचर पर, डेंसिटी ऑफ वाटर बिकम्स 1 ग्राम पर सीएम क्यूब। कह रहे 4 डिग्रीज पर वाटर की डेंसिटी कितनी हो जाती है? 1 ग्राम पर सीएम क्यूब, यानी जितने सीएम क्यूब उतने ग्राम्स, या जितने ग्राम्स उतने सीएम क्यूब। तो इसका मतलब अगर ये 100 सीएम क्यूब है तो मैं इसको 100 ग्राम्स अज्यूम कर सकता हूँ। प्लेसिंग द वैल्यूज इन द फॉर्मूला, Q is equal to 100 times 4.18 टाइम्स चेंज इन टेम्परेचर 25। तो बताओ जरा इसकी वैल्यू कितनी आती है? कैलकुलेटर है तुम लोगों के पास? एंड दिस इज अबाउट 10,450 जूल्स। अभी अगर 10,450 जूल्स है तो जूल इज नॉट अ स्टैंडर्ड यूनिट फॉर एनर्जी। तुम्हें इसे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, दिस विल बिकम 10.45 किलो जूल, राइट? तो दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज टू रेज टेम्परेचर अप टू 45 डिग्री सेल्सियस। तो सर इस मास का क्या काम है? इस मास का काम आप उस वक्त सीखेंगे जब आप मोल्स पढ़ेंगे। ऑल राइट, नाउ इज दैट मेकिंग सेंस? प्लीज एवरीवन रिस्पॉन्ड टू मी ओवर दिस, कि कितनी बात समझ में आई इसमें से। अभी दूसरी एग्जांपल को भी हम देखेंगे। ओके जी, मेरे पास 3 बच्चों ने चीज़ें पूछी। एक ने कहा कि फॉर्मूला में कौन कौन सी वैल्यू प्लेस की। एक पूछ रहा है कि ये बताइए क्या कि डेंसिटी ऑफ वाटर के बारे में एक बात बता दीजिए। कांस्टेंट नहीं समझ आया। कांस्टेंट का मतलब होता है समथिंग विच इज गिवन टू यू ऑलरेडी। ये वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है जो एब्जॉर्ब करने के बाद ये 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाता है या कम करता है। ठीक है, एक मतलब फिर मैं थोड़ी सी वैल्यूज को रीइंफोर्स कर लूँ। मेरे पास 3 मिनट है इस पहले सेशन के लिए।
मेरे पास इसी एक्सपेरिमेंट में 5 ग्राम्स सोडियम हाइड्रोक्साइड मैंने यूज किया और वाटर का वॉल्यूम मेरे पास था 100 डिग्री। यानी मुझे अगर Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी का फॉर्मूला अप्लाई करिए, दिस इज द ओनली फॉर्मूला विद विच यू कैन कन्वर्ट टेम्परेचर इनटू एनर्जी। टेम्परेचर को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, टेम्परेचर से एनर्जी हासिल करने के लिए, दिस इज द ओनली फॉर्मूला, स्पेशली इन केस ऑफ एक्वस सोल्यूशन, जब पानी की बात हो रही है। तो वाटर का वॉल्यूम मेरे पास कितना है? 100। मैंने कहा कि 4 डिग्री इस पर या इससे अबव वाटर की जो भी लाइक वॉल्यूम है वही उसका मास होगा। यानी अगर 100 सीएम क्यूब है तो यही 100 सीएम क्यूब इसके मास के बराबर, या चाहे वो वाटर हो चाहे वो एक्वस सोल्यूशन हो। तो मैंने मास को 100 अज्यूम किया, सी की वैल्यू एक स्पेसिफिक वैल्यू थी फॉर एक्वस सोल्यूशन की इतनी एनर्जी 1 डिग्री टेम्परेचर के इजाफे के लिए चाहिए है, और 25 was the change in temperature। सो मेरे पास 10450 आंसर आया था जूल में। जूल इज नॉट वेरी स्टैंडर्ड यूनिट, तो मैंने इसको 10.450 किलो जूल बाय डिवाइडिंग दिस वैल्यू विद 1000। राइट, मैंने इस तरह से इसको हासिल किया। यहां तक बात समझ में आती है सबके? क्विकली रिस्पॉन्ड कीजिएगा तमाम बच्चे बिफोर दिस सेशन गेट्स ओवर। तमाम तर बच्चे, मैंने कोशिश की कि एक ही दफा में सबके आंसर्स हो जाएं, ईच एंड एवरी सिंगल चाइल्ड। ये जो अटेम्प्ट हमने की, आई एम 100% श्योर कि नन ऑफ यू मस्ट हैव स्टडीड फ्रॉम योर स्कूल। तो सर आप क्यों पढ़ा रहे हैं, आप ज़्यादा पढ़ा रहे हैं? नहीं बेटा, ये पेपर 4 का हिस्सा है या 42 का हिस्सा है। यानी आपके एटीपी पेपर में इसके 50 सवालात मौजूद हैं, लेकिन आपकी थ्योरी में नहीं है, तो आपके टीचर्स आपको नहीं पढ़ाते हैं। लेकिन अब आपने इसको याद रखना है। चलो जल्दी से मैं दूसरी मीटिंग लिंक सेंड करता हूँ, फिर दूसरे एक्सपेरिमेंट जो हमने किया था उसको जज करेंगे। थैंक यू, सी यू इन 5 मिनट्स।